बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज हमारे पास टॉपिक्स 2.11 और जो कि 9th क्लास न्यू फिजिक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है और यहाँ पे हमारे पास लेक्चर जो है 2.11 एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंशाल्लाह हम आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे और हमारा ये लास्ट टॉपिक होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द स्पीड टाइम का। कहता है जो डिस्टेंस जब हम मूव करते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट यानी फासला हमने कवर किया किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द स्पीड टाइम ग्राफ। तो कैन आल्सो हम डिटरमाइन अखज कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ, यानी स्पीड टाइम ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हम मालूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम चले चेक करते हैं एग्जाम्पल में हमें क्या कहता है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, जो डिस्टेंस कवर होता है। यहाँ पे कहता है दिस डिस्टेंस कैन आल्सो फाउंड बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, यानी जो हम फासला तय करेंगे कैन आल्सो बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग एरिया। अब एरिया हमने फाइंड करना, जिस तरह हमारे पास ये हमारे पास मुस्ततिल बनी हुई है और रेक्टेंगल्स है और यहाँ टाइम है और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्पीड है। और ये हमारे पास इसका अगर टी क्रॉस वी करते हैं तो हमने वैसे भी ये फासला का फार्मूला पढ़ा हुआ है, एस इक्वल होता है वी क्रॉस क्या होता है टी, यानी वी क्रॉस टी और ये हमारा क्या हुआ एस डिस्टेंस होता है। तो एरिया अंडर द ग्राफ फॉर द टाइम इंटरवल टी इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल्स है, मुस्ततील है, ऑफ साइड टी, इसकी एक साइड क्या है टी है एंड दूसरी साइड क्या है वी है। जिसमें लंबाई जरब चौड़ाई हम पढ़ते हैं, लेंथ जरब विड्थ है, सिमिलर टाइम और हमारे पास स्पीड जो है वो हमारे पास क्या है लंबाई जरब चौड़ाई। दिस एरिया इज शेडेड, जो एरिया है ये शेड हमने किया हुआ है। इसका एरिया फाइंड हम कैसे करते हैं, वही वी क्रॉस टी, जैसे एस इक्वल क्या होता है वी क्रॉस टी। तो ये हमें डिस्टेंस का जो हमने फार्मूला पढ़ा है कि जितना टाइम इंटरवल हमारे ऐसे टाइम चलता है इस तरह हमारी स्पीड वो है, उसके हिसाब से जो दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा डिस्टेंस निकल आता होता है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ कहते हैं एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस, यानी thus the area under the speed time graph up to the time axis is numerically equal to the distance covered। अब यहाँ पे मजीद हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि यहाँ कोई चीज आपको इतनी माइंड में रखने की जो जरूरत है वो बच्चों आप यहाँ से इस लाइन को याद रखिएगा। यानी स्टार्टिंग वाली दो लाइन से हैं, रेक्टेंगल्स की बात कर रहा है यहाँ से, और उसके बाद एस इक्वल टू वी क्रॉस टी, इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे आ सकते हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि जब स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है यूनिफॉर्मली फ्रॉम जीरो टू वी, पहले जीरो पर उसकी स्पीड थी और आस्ता आस्ता ऐसे इंक्रीज होती गई है और हमारे पास कहाँ तक पहुंच गई है वी तक। तो स्पीड एग्जांपल में मौजूद है कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम जीरो टू वी इन द टाइम टी, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय। तो एवरेज स्पीड हम किस तरह निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने का मेथड यही है कि हमारे पास जब रेस्ट पॉइंट पर था, जब स्टार्टिंग की स्पीड वो हमारे पास क्या थी जीरो थी, जैसे जैसे इंक्रीज हुई है तो हमारे पास यहाँ कहाँ तक पॉइंट चला गया वी तक, तो हम दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो स्टार्टिंग स्पीड और लास्ट स्पीड, तो जीरो प्लस वी ओवर टू, टू पे हमेशा टू पे डिवाइड होता है। एवरेज निकालने के लिए टू पे ही डिवाइड करते हैं क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो वन ओवर टू और वी हमारे पास एवरेज स्पीड निकल है हाफ। तो डिस्टेंस कवर्ड एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, फासला वही एस इक्वल टू वी क्रॉस टी, एस इक्वल हमारे पास एवरेज स्पीड यानी वन ओवर टू वी और टाइम टी। तो ये हमने डिस्टेंस कवर किया है। मजीद यहाँ पे बच्चों अगर हम देखते हैं, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू टी एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वी। जो बेस किसी भी ट्राइंगल का जो बेस होता है वो ये वाला होता है ट्राइंगल का, ये टी के इक्वल है, और परपेंडिकुलर जो है ये ऊपर वाला है, ये किसके इक्वल है वी के इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया हम निकालना चाहते हैं तो वो वन ओवर टू परपेंडिकुलर बेस होता है। लेंथ विड्थ और हमारे पास विड्थ है और ये लेंथ है, इनको मल्टीप्लाई करें और टू पे डिवाइड करें, तो परपेंडिकुलर और बेस वी क्रॉस टी और वन ओवर टू वी क्रॉस टी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आता है। अब यहाँ पे दिस एरिया
अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, जो हमने स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एरिया निकाला है, अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी न्यूमेरिकली यानी मैथमेटिकली तौर पर वो डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, हमेशा कहता है न्यूमेरिकली तौर पर उसकी क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मिनी एक्सरसाइज है। मिनी एक्सरसाइज भी आपको बताते चलते हैं। यहाँ पे ग्राफिकल दिया हुआ है, तो ये कहता है बताइए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द मोशन ऑफ थ्री साइक्लिस्ट, व्हाट डज ईच लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी हर लाइन ग्राफ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, और विच साइक्लिस्ट ट्रेवल द मोस्ट डिस्टेंस, किसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, और विच साइक्लिस्ट ट्रेवल एट द ग्रेटेस्ट स्पीड, और किसने सबसे ज्यादा सफर तय किया। तो इसका आंसर हम आपको अच्छी तरह से बताते हैं, आपने वही याद कर लेना है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द मोशन ऑफ थ्री साइक्लिस्ट, व्हाट डज ईच लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट, हम बताएंगे ईच लाइन रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट, हर लाइन बताती है कि साइक्लिस्ट की मोशन कैसी है। दूसरा, स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट द कैटलिस्ट साइक्लिस्ट स्पीड, जो लाइन की स्लोप है वो हमें क्या बताती है, उसकी स्पीड। एंड द हायर स्लोप एंड फास्टर साइक्लिस्ट, यानी तेज तरीन साइक्लिस्ट और हायर स्लोप किसकी है और किसकी स्पीड ज्यादा है, यानी स्पीड और तेज साइक्लिस्ट और हायर स्लोप का हमें बता रही होती है। कौन जी, ये जो लाइनें हैं ये हमें शो करवा रही है। दूसरा पॉइंट से विच साइक्लिस्ट ट्रेवल द मोस्ट डिस्टेंस, कौन सी साइक्लिस्ट है जिसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, साइक्लिस्ट ए। तो ये जो हमारे पास ए जो स्ट्रेट लाइन में मौजूद है, तो उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बिकॉज योर लाइन रीच फर्दर ऑन द डिस्टेंस एक्सिस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये तो मुड़ मड़ कर ऐसे जाएंगी ना, लेकिन ये सीधी रेक्ट चली जाएगी। और उसके बाद विच साइक्लिस्ट ट्रेवल एट द ग्रेटेस्ट स्पीड एट द लोएस्ट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड। तो साइक्लिस्ट ए हैज ग्रेटेस्ट स्पीड बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन में है हमारे पास, और साइक्लिस्ट जो लाइन इज स्टीपेस्ट है, तो साइक्लिस्ट सी हैज लोअर, यानी साइकिल जो सी है जो ये लास्ट पे ही हमारे पास, ये नीचे है ना, नीचे ये लोअर साइड पे, तो ये लोअर स्पीड है बिकॉज योर लाइन इज फ्लैटेस्ट। फ्लैटेस्ट मीन यानी नीचे नैरो है, तो ये नीचे लेटी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये, इसी से हमें पता चल रहा है कि ये क्या लोअर है। और साइक्लिस्ट बी जो है ये ऊपर ऐसे चलती है और फिर ऐसे सीधी चली जाती है। ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि इसकी कांस्टेंट स्पीड क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एज ए लाइन इस रिंग डज नॉट कर्व, और ये लाइन जो है ये कर्व नहीं है। और यहाँ पे दियर लाइन यहाँ पे बताता था, दियर लाइन इज स्ट्रेट एंड डज नॉट कर्व, डज नॉट कर्व। ये मिनी एक्सरसाइज थी बच्चों, तो ये आपका आंसर, ये भी आपने याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास बच्चों सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर द मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ये पेपर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट्स होती हैं, 9th क्लास में पहले ये मौजूद थी, और वहां पे इनका सोल्यूशन भी मौजूद था। लॉन्ग क्वेश्चन की लास्ट से वेरी इंपॉर्टेंट थी, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते थे, ग्राफिकली ड्रा करके हमने इनको साबित करना होता था। तो आपको साबित कर सकते हैं, ओल्ड बुक से आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करना। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आर यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडीज की मोशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बच्चों हम ये क्या यूज करते हैं, ये तीनों इक्वेशनों को यूज करते हैं। तो अगर ये यूजेस आ जाए, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन के यूजेस क्या है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आर यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडीज। तो इफ अगर v1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v है और फाइनल वेलोसिटी vf है, और टाइम क्या है t है। जैसे कार है, वो पहले स्पीड उसकी vi पहली स्पीड है, और आखिर पे vf हो जाती है, टाइम उसने टेकन किया, डिस्टेंस s उसने कवर किया है। तो फिर हम उसकी जो मोशन, हमने थ्री इक्वेशन निकालनी है मोशन की, वो कैसे निकालेंगे, याद कर लीजिए। निकालने का आप तरीका जो है वो तो ओल्ड बुक में है, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, तो आपने सिर्फ इन क्वेश्चनों को याद करना है। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ क्या है फाइनल वेलोसिटी, वी आई क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन, टी क्या है टाइम। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है थर्ड इक्वेशन मौजूद है। तो बच्चों यहाँ पे कहते हैं व्हाइल अप्लाइंग दिस इक्वेशन, जब हम इन इक्वेशनों को अप्लाई करते हैं तो एक्सेप्शंस आर मेड, तो कौन कौन से हमारे पास नतीजे अखज होते हैं। तो पहला आपने याद करना है कि जब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, मोशन इज ऑलवेज कंसीडर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन,
जो मोशन हमेशा क्या होती है जी, स्ट्रेट लाइन में होती है। दूसरा, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर यूज, इसमें सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड ही यूज होता है। और एक्सेलरेशन इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। और फोर्थ हमारे पास होता है डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, और अदर क्वांटिटीज विच आर इन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज पॉजिटिव। यानी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हमारे पास पॉजिटिव होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम मजीद क्वांटिटीज को यूज करेंगे, वो भी हमने पॉजिटिव लेनी है। द क्वांटिटीज इज द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज नेगेटिव। अगर उसकी क्वांटिटी उसके अदर वाली जो है वो ऑपोजिट होती है, उसका उल्ट है, तो फिर हम उसको इनिशियल को नेगेटिव लेते हैं। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं जब हम इन इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, तो कौन से एक्सेप्शन अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्री फॉल एक्सीलरेशन क्या होता है। ये 11th क्लास के अंदर भी एक एमसीक्यू इसमें से आता था कि फ्री फॉल बॉडी क्या होती है, उसका एक्सीलरेशन ग्रेविटी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने याद रखना है वो ये याद रखना है, When a body is falling freely under the action of gravity of the earth, यानी जमीन की ग्रेविटी की वजह से कोई बॉडी अगर ऊपर से मूवमेंट कर रही है, जैसे एक बाल है, आप ऊपर से उसको छोड़ देते हैं तो डायरेक्ट नीचे आकर गिरती है। क्या वजह है? द एक्सीलरेटिंग एक्टिंग ऑन इट्स ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन जो होती है इट इज नोटेड बाय जी, यानी ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन, जैसे आपने ये पेंसिल है इसको ऊपर से ऐसे छोड़ दिया, नीचे आके गिरती है, इट्स मीन क्या हुआ, ये फ्री फॉलिंग बॉडी है जिसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ना कोई हवा इससे रिकॉर्ड हो रही है, या किसी के आंधी चल रही है, हवा है, या किसी भी की चीज की वजह से उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। और इट इज डिनोटेड बाय जी, द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो हमेशा डाउनवर्ड होगी। जारी बात है कि आपने एक पत्थर को ऊपर फेंका है, जब वो वापस आएगा वो डायरेक्ट कहाँ आएगा, जमीन पर ही गिरेगा ना, अगर वो डाउनवर्ड होगा हमेशा। तो ये ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन जब मूवमेंट होती है, वो फ्री फॉलिंग बॉडी इज ऑलवेज डाउनवर्ड होती है। इट वैल्यू तो 9.8, तो पेपर में अगर क्वेश्चन है कि व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब एक बॉडी फ्री फॉल होती है तो उसकी ग्रेविटी कितनी होती है, उसकी वैल्यू भी 9.8 मीटर फी सेकंड, यानी फी सेकंड यानी मीटर फी स्क्वायर होता है। और बट फॉर द कन्वीनियंस वी शैल यूज द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो कन्वीनियंस मतलब वैसे हम जो आमतौर पर इसको यूज करते हैं तो वो हमारे पास 10 होती है, लेकिन 9.8 जो है वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। 11th 12th क्लास में हम 9.8 ही यूज करते हैं, लेकिन हम कन्वीनियंट के तौर पर हम जो यहाँ जे की वैल्यू यूज करते हैं न्यूमेरिकल में 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, वो हम 10 को ही यूज करते हैं। अब since the freely falling bodies move vertically downward in straight line with a uniform acceleration g होता है, three equation of motion can be applied the motion such as bodies। तो वही ग्रेविटी की वजह से हम तीनों इक्वेशनों पे हम यहाँ पे बच्चों क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन a रिप्लेस बाय g। ठीक है, तो फ्री फॉलिंग एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी के अंदर चेंज होने की वजह से वो a रिप्लेस किसको कर देंगे, g के साथ। तो वी एफ इक्वल टू वी आई, जहाँ ए टी था वहां जी टी हो जाएगा, ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, जी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पॉइंट शुड बी कीप्ड इन माइंड। आपने इन पॉइंट को अपने जहन में लाजमी रखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट्स हैं। अब इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट टू फॉल फ्रीली, जब किसी बॉडी को ऊपर से, जिस तरह आपने हाथ में कोई पत्थर लिया है, उसको जब आप फ्री फॉलिंग नीचे छोड़ते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन जीरो। ठीक है जी, तो वो जब रिलीज होने से पहले जो ऊपर उसकी वेलोसिटी होगी, जीरो होगी। द ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन जी विल बी टेकन एज पॉजिटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। याद कर लें, जब जमीन की तरफ कोई भी जिस्म मूवमेंट करता है, जो आप ऊपर से किसी चीज को नीचे फेंकते हो, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होनी, क्योंकि ग्रेविटी जो है, जमीन की जो ग्रेविटी है, जमीन बहुत बड़ी है, जमीन की ग्रेविटी है, यानी वैसे तो हर चीज ही अपनी ग्रेविटी रखती है, जैसे आप हैं, हम हैं, हर चीज की ग्रेविटी है, लेकिन जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे अब जमीन है, वो बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब वो बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो हर चीज को अपनी तरफ माइल कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन अब हम तो छोटे छोटे ग्रेविटी वाले हैं, तो हम तो नहीं खींच सकते ना जमीन को या किसी चीज को, लेकिन जमीन हमसे, हमारे खींचने से पहले वो जमीन खींच लेती है, क्योंकि वो बड़ी ग्रेविटी रखती है। तो जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है तो जमीन खींचती है, तो इसका मतलब है जमीन भी नीचे को खींच रही है, और हमारी जो बॉडी की डायरेक्शन है वो भी नीचे की जानब है। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो बेटा जी हम हमेशा पॉजिटिव ही यूज करते हैं। ऑल अदर क्वांटिटीज विल आल्सो बी पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, हर चीज ही डायरेक्शन जो
डाउनवर्ड होगी, पॉजिटिव होगी। क्वांटिटीज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। अगर क्वांटिटीज यानी ऑपोजिट हो कि आप ऊपर को जब फेंकते हैं ना, ऊपर को तो जमीन नीचे को उसको खींचती है, तो इट्स मीन हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन हुई है। तो उसका मतलब है जब कोई भी पत्थर ऊपर जा रहा होता है तो उसकी ग्रेविटी नेगेटिव होती है। इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाए तो वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। जब आखिरी वेलोसिटी जब ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है जहां पे वो थोड़ा स्टे करती है, उसके बाद फिर नीचे आती है। पत्थर को आपने फेंका, ऊपर जाके जो लास्ट पे उसकी जो आखिरी तय होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, वो जीरो होती है हाईएस्ट पॉइंट। Acceleration of falling particle g is 10 मीटर per square for an object. Acceleration अगर फ्री फॉल g की हम निकालते हैं 10 मीटर पर स्क्वायर फॉर ऑल ऑब्जेक्ट यूज करते होते हैं। उसके बाद हमारे पास बेटा जी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे मौजूद है कि एक आयरन बॉब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो फ्री फॉलिंग बॉडीज है और जब हमने एक आयरन बॉब को ड्रॉप किया टॉप ऑफ द टावर से, इट रीच द ग्राउंड इन द, वो हमारे पास कितने सेकंड है जी, 4 सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी जब ऊपर था तो जीरो थी छोड़ने से पहले। एक्सेलरेशन इसका मतलब जी है, नीचे को मूवमेंट है, पॉजिटिव आएगा। और उसके बाद टाइम जो है वो 4 सेकंड है। हाईएस्ट और टावर हाइट निकालनी है हमने, एस डिस्टेंस यानी हाइट, एच भी कह सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ द बार स्ट्राइक द ग्राउंड, जब ग्राउंड को स्ट्राइक करती है तो वी एफ हम निकाल। ओके हो गया। अब वी एफ हो, एस हो या एच हो, टाइम जी वी आई, तो हमेशा याद रखिएगा कि इक्वेशन हम कौन सी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमने हाइट यानी डिस्टेंस निकालना है, हमारे पास वी आई मौजूद है, टाइम टी मौजूद है, जी है, टी मौजूद है। तो एस मीन्स हाइट एच, वी आई जीरो, और जीरो क्रॉस टी 4 और जीरो हो जाएगा। 1/2 जी की वैल्यू लगाने के बाद 80 मीटर हमारे पास आंसर आया। अगर बी की बात करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हमने निकालना है वेलोसिटी। ऊपर क्या निकालना है बच्चों, वेलोसिटी। वेलोसिटी वी एफ यानी फाइनल है, वी आई प्लस जी टी। अगर ये इक्वेशन हम लगा दें तो वी आई हमारे पास जीरो है, जी की वैल्यू 10 है, टी की 4 है, 10 4 40, तो वी एफ हमारे पास 40 मीटर फी सेकंड आ जाएगा। तो 2.7 अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ये बताया हुआ है कि एन एरो is thrown vertically, arrow is thrown vertically upward with the help of bow. The velocity of the arrow when it leave the bow is 30 meter फी सेकंड। अब इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। क्योंकि एरो को जब हम थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाउ, यानी हम तीर को जब हम ऊपर फेंकते हैं किसी भी चीज के हिसाब से, इट्स मीन हुआ कि हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी जब ऊपर जाएगा वो हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जब नीचे से हमने फेंकना है वो 30, तो यानी ऊपर अपवर्ड है ना, ऊपर जाके हमेशा जीरो ही होती है, फाइनल जीरो रखें। डिटरमाइन टाइम टी, टाइम टी निकालना है और हाइट एस एच निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे तो हमारे पास 3 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। मजीद बच्चों हम इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए आप इसमें पुटिंग कीजिएगा, आपके पास एच की वैल्यू निकल आएगी। ये हमारे पास रिलेटिविटी है। इन 1905 फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज हिज रेवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, यानी आप याद रखिएगा यानी 1905 की बात है, 1905 फेमस साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने प्रपोज किया है रेवोल्यूशनरी, उसने अपनी थ्योरी के अंदर यानी आपने स्पेशल जो रिलेटिविटी है उसकी जो थ्योरी है इसकी, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, इसके अबाउट उसने एक थ्योरी पेश की थी और विच मॉडिफाई मैनी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स। तो याद रखना है कि 1905 में एक साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने अपनी एक थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, और कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पे बेस करती है। इसके अंदर उसने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो जो स्पीड लाइट की जो स्पीड है बच्चों, वो यूनिवर्सल क्या है, एक कांस्टेंट है। और उसके बाद इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 3.10 की पावर क्या है, 8 मीटर फी सेकेंड है। ये सी की वैल्यू है जी बच्चों, ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, याद रखनी है। स्पीड ऑफ लाइट रिमेन द सेम ऑफ ऑल मोशन, सेम रहती है। एनी ऑब्जेक्ट विद मास कैन नॉट अचीव स्पीड इक्वल
और ग्रेटर देन ऑफ द लाइट, कोई भी मास उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकती या इक्वल नहीं हो सकती ग्रेटर देन ऑफ द लाइट। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। तो ये यूनिवर्सल स्पीड लिमिट होती है। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो अभी यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो चलें बेटा जी, हमारे पास आज चैप्टर क्लियर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट्स और एक्सरसाइज आएगी। तो तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।